हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक बहू जिसने अपने आलसी परिवार में अनुशासन लाया। अरे निधि बेटा, जल्दी उठ जा। देख, तेरे पापा का स्कूल जाने का समय हो गया है। थोड़ा सा और सोने दो ना माँ। नहीं बेटा, अब तू जल्दी से उठ जा। देख, घड़ी में 6 बज रहे हैं और नहीं सोना चाहिए हमको। ठीक है माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं उठती हूँ। अब बिल्कुल सही हो, हमें सौंदर्य के बाद नहीं सोना चाहिए। कमला जी, वाकई में हमारी बेटी बहुत समझदार है। हम कभी भी कुछ भी सिखाते नहीं है इसे, ना ही कुछ पढ़ाते हैं। वो सारी चीजें खुद ब खुद सीख लेती है। बच्चे तो बिल्कुल कांच की मिट्टी की तरह होते हैं निधि के पिताजी। उन्हें हम जैसे ढालेंगे वो बिल्कुल वैसे ही ढलेंगे। हमारी छोटी सी बिटिया हमारे हर काम में हमारा हाथ बटाती है। आजकल के बच्चे तो 2 बजे से पहले सोते नहीं और सुबह 11 बजे से पहले उठते नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कमला जी। इसलिए तो हमारी बिटिया हम सबको लाडली है, और इसका पूरा श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही को दूंगा कमला जी। हाँ, और मैं इसका पूरा श्रेय लूंगी भी, क्योंकि आपने तो बस उसे सर पर चढ़ा रखा है। ये कहकर दोनों लोग हंसने लगते हैं। कानपुर में रहने वाले सतीश जी और कमला जी की एक छोटी बेटी थी, निधि। सतीश जी पेशे से अध्यापक की नौकरी किया करते थे, तो बहुत ज्यादा पैसे तो उनके पास नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक अध्यापक होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी को बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे। माँ कमला जी एक घरेलू महिला थी, इसलिए बेटी को उन्होंने इस तरह के साँचे में ढाला कि वो जहाँ भी जाए उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हमारी बिटिया अब बड़ी हो रही है, जाने किस ख्यालों में खोए रहते हो आप। हमें उसके लिए एक अच्छा सा घर देखना पड़ेगा अब। आप भी ना कमला जी, क्यों हमारी नन्ही सी बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो। हमने कहा है ना आपसे कि हमारी बिटिया छोटी है, अभी हमें उसकी शादी नहीं करनी है। फिर हर दूसरे दिन आप यही बात क्यों दोहराती है। अरे पूरे 23 साल की हो चली है हमारी निधि और सर्वगुण संपन्न है। और तो और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं जल्दी से मंदिर वाले पंडित को कह दूंगा कि हमारी बेटी के लिए कोई बढ़िया घर और वर बताएं। अब ये सुनकर कमला जी उदास हो जाती है। क्या हुआ कमला जी, उदास क्यों हो गई हैं आप। बस यही सोचकर डर लगा रहता है। आप तो जानते हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम शादी में अपनी बेटी को सब कुछ दे सके। बस इसीलिए कोई ठीक ठाक घर मिल जाए तो ही बड़ी बात है। कमला जी, भरोसा रखिए अपने मुरली मनोहर पर, वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रविवार का दिन था। निधि बिटिया, निधि बिटिया, अरे आज अंदर घुस के रूम में क्या कर रही हो तुम। बताओ निधि बिटिया, तुम अंदर कर क्या रही हो। तभी हंसती खिलखिलाती हुई निधि हाथ में ऊन लिए बाहर आती है। कुछ नहीं पिताजी, बस आपके लिए स्वेटर बना रही हूँ। देखिए देखिए ना, डिजाइन कैसा है। वाह अरे वाह वाह वाह, डिजाइन तो बड़ा ही प्यारा है बिटिया रानी। दूसरी तरफ कमला रसोई में पकौड़े बना रही थी। अरे सुनो, तुम दोनों के लिए मैंने बढ़िया पकौड़े बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा जी, पकोड़े सुनकर तो बड़े ही जोरों से भूख लगाई। लीजिए, बस बन ही गए। निधि बेटा, तू जाकर जल्दी से चाय छान कर ले आ। निधि अपना स्वेटर वहीं रखकर चाय छानने चली जाती है। अभी सब बैठकर नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सतीश जी के फोन पर घंटी बजती है। अरे ये तो पंडित जी का फोन है, क्या कह रहे हैं। बात कीजिए, कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए किया होगा। सतीश जी पंडित जी से फोन पर बात करते हैं और बड़े ही खुश होकर फोन रखते हैं। अरे क्या हुआ जी, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ जी, बात ही इतनी खुशी की है। दरअसल हमारी निधि के लिए एक बड़े ही अच्छे घर से रिश्ता आया है, और लखनऊ शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा, ये तो कितनी खुशी की बात है। लेकिन जब रिश्ता बड़े घर से आया है तो उनकी मांग भी तो बड़ी होगी ना। नहीं, पंडित जी का कहना है कि उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है, बस हम अपनी बिटिया को जो भी खुशी से देना चाहे। लेकिन मम्मी पापा, मुझे हम दोनों को छोड़कर अभी कहीं नहीं जाना।
बेटी, ये तो नियति का नियम है कि बेटी तो पराई हो ही जाती है। एक ना एक दिन तुझे हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। हमारी बिटिया को इस तरह यूं पराई ना कहो, ठीक है? बेटी की शादी करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम तुझसे मिलने आते रहेंगे निधि। अच्छा, वो लोग कब आएंगे हमारी बेटी को देखने? पंडित जी का कहना है कि वो हमारे घर नहीं आ सकते, बल्कि उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है, तो हम अगले ही हफ्ते उनके घर अपनी बिटिया को लेकर चलते हैं। देखते ही देखते एक एक करके दिन बीतते जाते हैं और फिर तीनों लोग सुबह सुबह लखनऊ जाने की तैयारियां करते हैं। बेटा, अपना सारा सामान अच्छे से रख लेना। हाँ माँ, मैंने सब रख लिया है। चलो, तुम माँ बेटी के उलझन में उलझी हुई हो, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। फिर अगली ट्रेन पूरे 3 घंटे बाद की है। देख ले निधि, इसलिए मैं तेरा रिश्ता किसी मास्टर से नहीं करवाना चाहती हूँ, नहीं तो पूरा दिन बस टाइम बताते रह जाएंगे। ये काम को देर से क्यों किया, ये काम को जल्दी कर लो वरना छूट जाएगा। ये सुनकर सतीश जी और निधि जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कानपुर से लगभग 3 घंटे का सफर तय करके वे तीनों लखनऊ पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर सतीश जी पंडित जी को घर का पता पूछने के लिए फोन करते हैं, तो पता लगता है कि लड़के वाले 2 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे पंडित जी, तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लाइए, आप मुझे उनका फोन नंबर दीजिए, मैं अभी उनसे बात करता हूँ और माफी मांगता हूँ। जैसे ही सतीश जी स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो एक सफेद कलर की चमचमाती गाड़ी सामने खड़ी थी। आइए, मैं आपको लेने आया हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि आप लेने आने वाले हैं, और हम इतनी देर से आए उसके लिए मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे भी आपको फोन करके ही आना चाहिए था। मेरी भी इसमें गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम घर चलते हैं। चारों लोग घर के लिए निकलते हैं और जैसे ही गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुकती है तो सतीश जी, कमला और निधि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनको ये तो अंदाजा था कि लड़के वाले पैसे वाले हैं, लेकिन इतने पैसे वाले हैं इसका कोई अंदाजा उनको नहीं था। आइए, आप लोग अंदर आ जाइए। आने में बड़ी ही देर लगा दी, हमने तो आपके इंतजार में 3 कप चाय पी ली। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये है हमारा बड़ा बेटा रोहित, और रोहित ये है निधि। हमने तुम्हारे लिए इसको पसंद किया है, तुम दोनों चाहो तो आपस में अकेले में बात कर सकते हो। नहीं नहीं मम्मी पापा जी, अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। फिर सब एक साथ मिलकर निधि और रोहित की रजामंदी पर रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। शादी भी अगले महीने फिक्स हो जाती है और सतीश जी भी परिवार सहित लौट आते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी ने हमारी प्रार्थना बिना कहे ही सुन ली है। सच में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मुझे तो उनका घर देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी राजमहल में आए हुए हैं। बस मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर कमला निधि को अपने गले लगा लेती है और देखते ही देखते एक एक करके दिन बीतने लगते हैं। निधि, चल आज तू ये दाल बाटी चूरमा भी बनाना सीख ले। हर किसी को बनाना नहीं आता ये। अगर तू अपने ससुराल में ये बनाकर खिलाएगी तो तेरे ससुराल वाले बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है माँ, आप जैसा कहें। ऐसे ही एक एक करके कमला निधि को हर काम में परफेक्ट बना देती है और रोहित संग ब्याह कर निधि अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू, तुम्हारे गृह प्रवेश की सारी रस्में हो गई हैं। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, काफी थक गई होगी ना। लेकिन मम्मी जी, वो पहली रस्म। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे घर में एक नहीं 2 कुक है, वो अभी सब बना लेंगे। मैं तुम्हें नीचे बुला लूंगी जब उनका सब कुछ बनाकर हो जाएगा, तब तुम अपना जरा सा हाथ लगा लेना, वही काफी है। निधि को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी सास की बात मानकर ऊपर चली जाती है और अपने कमरे को देखकर बेहद खुश। हे भगवान, इतना प्यारा रूम! मैंने तो अपनी आंखों से इतना प्यारा कमरा पहली बार देखा है। निधि अभी खुश हो ही रही थी कि तभी रोहित आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तुम्हें पसंद आया निधि? हाँ जी पतिदेव, मुझे तो अपना ये कमरा बहुत पसंद आया।
आओ, अब तुम आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, वो नीचे काम भी तो पड़ा है ना। अरे उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, वो सब होता रहेगा। कुछ देर निधि और रोहित आराम करने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह निधि की आंख खुलती है। अरे भगवान जी, ये क्या, घड़ी में पूरे 6 बजे हैं और मैं अब जाकर उठी हूँ। अब मैं क्या करूँगी? अगर नहाने चली गई तो काफी देर हो जाएगी। मैं क्या करूँ भगवान जी, क्या करूँ? क्या हुआ निधि, तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे नींद में मैं नहीं, तुम हो पतिदेव जी। मुझे चिंता हो रही है, आप सो जाओ। निधि फटाफट से 5 मिनट में जैसे तैसे नहाकर नीचे पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर अब तक सोया हुआ है। अरे ये क्या, अभी तक कोई जागा नहीं। अब मैं क्या करूं? तभी निधि नीचे हॉल में पड़े सोफे पर ही बैठ जाती है और सबके आने का इंतजार करने लगती है। चलो मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ, तब तक सब धीरे धीरे उठ ही जाएंगे ना। निधि चाय लेकर सबसे पहले सासू माँ के कमरे में जाती है और आवाज लगाती है, मम्मी जी, पापा जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे अभी तो बस 8 ही बजे है निधि, मैं इतनी जल्दी चाय नहीं पीती, तुम वहाँ रख दो। हाँ ठीक है मम्मी जी। फिर निधि अपने देवर और ननद के कमरे में जाती है। अभी इतनी सुबह सुबह परेशान मत करो, मैं थोड़ी देर पहले ही सोई हूँ। ये सुनकर निधि चौंक जाती है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और फिर अपने देवर को भी परेशान नहीं करती। वो रसोई में जाकर देखती है तो सारा सामान फैला हुआ था, चारों तरफ खाना बिखरा हुआ था, जिसे देखकर निधि को बहुत बुरा लगता है। ये देखो, यहाँ कुक ने कितना खाना खराब किया हुआ है। इतना सारा आटा लगाने की क्या जरूरत थी? और सब्जी जब जितनी जरूरत हो उतनी ही बनाओ ना। ऊपर से यहाँ सब सो रहे हैं, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज सब शायद थके हुए हैं इसलिए इतना लेट तक सो रहे हैं। लेकिन एक एक करके दिन बीतने लगता है और निधि कुछ ही दिनों में सबका रूटीन समझ जाती है। यहाँ सबको देर रात तक जागने की आदत होती है और फिर सुबह देर से उठने की आदत। फिर एक दिन सुबह सुबह निधि नहा धोकर तैयार हो जाती है। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, यहाँ सब रोज इतनी इतनी देर तक सोते रहते हैं। आज तो मैं रोहित जी को उठा कर ही रहूंगी। निधि सबसे पहले जाकर रोहित को जगाती है। अरे सोने दो ना निधि, मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही है। अरे आपको अपने शोरूम पर नहीं जाना है क्या? अरे उसे हमारे हेल्पर्स संभाल रहे हैं, मैं कभी भी 2 बजे से पहले शोरूम नहीं गया। लेकिन ऐसे वहाँ क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? ओ कम ऑन निधि, प्लीज सोने दो। निधि भी अभी रोहित से ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो शांति से कमरे से बाहर निकल जाती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग जा गए, आइए मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। बताइए आप लोग क्या खाएंगे? अरे नहीं नहीं बहू, हमारे कुक किस काम के लिए है, तुम बस उन्हें ऑर्डर दो, तुम्हें जो भी खाना है वो बना देंगे। लेकिन मम्मी जी, जब तक हम बनाने में सक्षम हैं, तब तक खाना हमें अपने हाथ से ही बनाकर खाना चाहिए ना। अरे बहू, तू इतनी फिक्र क्यों करती है बेटी? तू भी अपनी सास की तरह 7-8 किट्टी पार्टी ज्वाइन कर ले और आराम से लाइफ को एंजॉय कर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तेरे ससुर जी ने, तुझे ये रसोई के झंझट में फंसने की कोई जरूरत नहीं है बहू। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन हमारा एक अच्छा दिनचर्या होना चाहिए। देखिए ना, रोहित जी भी अब तक नहीं जागे और मेरे देवर ननद भी अब तक नहीं जागे हैं। तभी रानी सोते से उठती हुई बाहर आती है। क्या भाभी, आप मम्मी पापा के क्या कान भर रही हो? जरा हम भी तो सुने। नहीं दीदी, मैं कान नहीं भर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही थी कि सबको समय पर उठना चाहिए और समय पर ही सोना चाहिए। कम ऑन भाभी, यू आर सो ओल्ड फैशन। मम्मी पापा, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि मेरी भाभी कोई अच्छे फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए। मेरी बात तो मानी ही नहीं जाती इस घर में। देख लो, अब नतीजा भुगत लो आप लोग। दीदी, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर आपको कल को शादी करके दूसरे घर में जाना पड़ा और ऐसे नहीं मिला आपको, तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत भुगतना पड़ेगा आपको। तभी निधि का देवर आशीष भी वहाँ आ जाता है। अच्छा भाभी, तो आप रानी के लिए ये कह रही है, मेरा क्या? मुझे तो शादी करके कहीं नहीं जाना।
तो फिर मुझे तो आराम से सोने दीजिए। अरे मेरे प्यारे देवर जी, आपको अच्छे से पढ़ लिख कर इस फैमिली बिजनेस को संभालना है ना। अगर आप अभी से ही सारी चीजें टाइम पर करोगे तभी तो आगे जाकर ये सब सीख पाओगे आप। लेकिन उस घर में सभी को निधि की बात बिल्कुल बेतुकी लगती है और कोई भी निधि की कोई बात नहीं। फिर एक दिन निधि रसोई में सुबह सुबह अपने लिए चाय बनाने जाती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। अरे इसमें तो मैंने कल ढेर सारी इलायची निकाल कर रखी थी, कहाँ चली गई? शायद कहीं किसी काम में यूज हो गई होगी। फिर उसके बाद निधि कुक के हर काम को बड़े ही ध्यान से देखती थी और उसे लगता है कि कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। फिर कुछ दिन बाद एक दिन ससुर जी बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। अब क्या बताऊं माला जी, हमारा बिजनेस बड़ी ही तेजी से गड़बड़ा रहा है। अब ये वाला प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से निकल चुका है। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ घर में कोई हवन पूजा करवा लेते हैं, ना जाने कृपा कहाँ रुकी हुई है। हाँ पापा, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट की बात उन लोगों तक कैसे पहुंची। और तो और कंपनी का पूरा ऑडिट गड़बड़ा गया है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब हमें सारे फालतू खर्चे रोकने होंगे, नहीं तो आगे के लिए बड़ी ही परेशानी हो सकती है। ये सारी बातें वहाँ बैठकर निधि सुन रही थी। फिर एक दिन सुबह सुबह निधि जैसे ही तैयार होकर बाहर जा रही होती है। भाभी, आज आप अकेले तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ दीदी। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है बहू जो तुम हमें नहीं बता सकती? लेकिन निधि बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में रोहित जागकर बाहर आता है। निधि, निधि, माँ निधि कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे तेरी बीवी है, तू ही जान कहाँ गई होगी वो। मैंने तो उससे पूछा भी लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब आप ही देख लो भैया, भाभी सुबह सुबह कहाँ गई होंगी? अच्छा, आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपको बिना बताए चली गई। भैया, आपका तो भाभी पर कोई कमांड ही नहीं है। पता नहीं इस घर में आखिर चल क्या रहा है। तभी थोड़ी देर बाद रानी के फोन पर घंटी बजती है और रानी फोन उठाकर बात करती है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों सर? प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। मैं कल से ही क्लासेस ज्वाइन करूंगी। प्लीज सर ऐसा मत करिए, नहीं तो मेरा 1 साल खराब हो जाएगा सर। प्लीज सर, प्लीज सर, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा कहकर रानी जोर जोर से रोने लगती है और फोन रख देती है। क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? भैया, अभी कॉलेज से फोन आया था। उन्होंने मेरी शॉर्ट अटेंडेंस के कारण मुझे कॉलेज से निकालने का फैसला लिया है। अरे लेकिन ऐसा क्यों? पहले तो कभी भी इस कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ। मैं भी तो इसी कॉलेज से पास आउट हूँ। वही तो भैया, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तुम कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो तुम्हारे एग्जाम भी आने वाले हैं। अगर तुम हर रोज कॉलेज नहीं गई तो फिर तुम्हारा एग्जाम देना भी मुश्किल हो जाएगा। भैया कल नहीं, मैं अभी ही तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। और रानी फटाफट तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में सुभाष जी और रोहित जी भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर घर में माला जी और आशीष अकेले रह जाते हैं। मम्मी, आप इतनी शांत शांत क्यों दिखाई दे रही हो? पता नहीं बेटा, आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वही माला जी जमीन पर गिर जाती हैं। तभी आशीष फटाफट अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है और उन्हें पूरी बातें बताता है। फिर थोड़ी देर में बाकी के लोग भी घर आ जाते हैं। डॉक्टर सबको बताते हैं कि माला जी की तबीयत खराब होने का कारण कोलेस्ट्रॉल है, जो कि बाहर का खाना खाने की वजह से हुआ है। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमने मम्मी का ध्यान नहीं रखा तो मम्मी जी को आगे हार्ट अटैक आने के चांसेस है। मम्मी जी की तबीयत खराब सिर्फ बाहर का खाना खाने से नहीं, घर का खाना खाने से भी हुई है। निधि, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन घर का खाना खाने से कैसे तबीयत खराब हो सकती है? तभी निधि सबको मोबाइल में एक वीडियो क्लिप दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग बौचक्के रह जाते हैं। अरे ये तो हमारे घर की कुक सविता है, और सविता ऐसा काम कर सकती है? मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन आप लोगों को इस बात पर विश्वास करना ही होगा क्योंकि ये सब आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो। सब लोग देखते हैं कि कैसे उनकी कुक फ्रिज में से आटा निकालकर पुराने आटे से बनी हुई रोटियां उनको खिला रही हैं। किस तरह से फ्रिज में रखी हुई दाल को गर्म करके उसमें तड़का लगाकर हर रोज उनको खिला दिया जाता है। लेकिन सविता की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमको इतने दिन पुराना खाना बनाकर खिला दे? अभी तो रुकिए, ये वीडियो देखिए, इसमें ये मैडम कैसे चोरी कर रही है। उसके बाद निधि एक एक करके वीडियो दिखाती जाती है और सबके होश उड़ते जाते हैं। अब सुनिए देवर जी, आप कह रहे थे ना कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। उसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि उसे पता था कि उसे कोई भी देखने वाला नहीं है और चोरी कौन ही पकड़ लेगा उसकी। लेकिन जब मैं किचन में जाने लगी तो कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि रसोई में कुछ सामान गायब हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताए बिना एक पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया और उसी से हर रोज देखने लगी। वाकई में मान गए निधि तुम्हें, तुम्हारे इस दिमाग को भी। तुम तो बहुत होशियार हो। मेरी होशियारी इसमें नहीं, मेरी असली होशियारी तो अब आप लोगों को पता चलेगी। मतलब बहू? मतलब मम्मी जी, आप और दीदी जी मुझे सुबह रोक कर ये पूछ रहे थे कि मैं कहाँ चली जा रही हूँ। हाँ, और आप बिना बताए ही क्यों चली गई थी? भाभी, मुझे रानी ने बताया था। पापा जी, मैंने आपकी बात उस दिन सुन ली थी जिस दिन आप घर वालों को बता रहे थे कि बिजनेस में कोई हेरा फेरी चल रही है। तो अब तुमने उसमें क्या कर दिया मैडम जी? मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके बिजनेस में चल रहे सारे लूप होल्स को निकाला है पापा जी। क्या सच में बहू? लेकिन कौन था वो? वो आपके ही ऑफिस का मैनेजर है पापा जी। लेकिन हमारे सब अपनों ने ही हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो उन पर कितना विश्वास किया और उन्होंने हमारे साथ ही। अभी सब बात कर ही रहे थे कि रानी खुश होते हुए घर आ जाती है। आशीष भैया, पता है अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया होता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं रानी। याद है सुबह मुझे एक कॉल आया था और मैं रोते हुए कॉलेज चली गई थी। हाँ रानी। लेकिन वो कॉल मेरे प्रोफेसर ने नहीं किया था, ना जाने किसने किया था। लेकिन जिसने भी किया हो भगवान उसका भला करे, क्योंकि जब मैंने कॉलेज जाकर अपने प्रोफेसर से पूछा तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि कॉल तो मैंने नहीं किया था, लेकिन हाँ आज ही प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसके लिए मेरी फ्रेंड प्रीति मुझे पिछले 3 दिनों से फोन कर रही थी, लेकिन मैं कॉलेज न जाने के लिए उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। वो कॉल मैंने ही अपने एक फ्रेंड से कहकर आपको करवाया था दीदी, जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी डर लगे, लेकिन एग्जाम के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। क्या सच में भाभी? थैंक यू सो मच भाभी। इतना कहकर रानी निधि को गले लगा लेती है। अरे रानी बेटी, अभी तुम अपने भाभी के किस्से सुनोगी ना तो चौंक जाओगी। तुम्हारी भाभी ने आज क्या किया है जो हम सब मिलकर भी कभी नहीं सोच सकते। वाकई में निधि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि इन सब के पीछे बस एक ही वजह है? क्या बहू, आखिर क्या वजह है? मुझे भी तो बताओ, मैं तुरंत उसका इलाज करती हूँ। मम्मी जी, इन सब के पीछे का कारण है हमारे सारे घर वालों का आलस, फिर वो चाहे कुक को लेकर ही क्यों ना हो। अरे जब हम खाना बना सकते हैं तो कुक की जरूरत ही क्या है। कल से मैं आप सभी के लिए फ्रेश खाना बनाया करूंगी। और मैं भी भले ही चाहे 2 किटी कम कर लूं, लेकिन अपनी बहू की पूरी सहायता करूंगी रसोई में। भाभी, मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगी और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना भी है। और अब बात रही ऑफिस की, तो रोहित जी और देवर जी, अगर आप दोनों टाइम पर ऑफिस नहीं जाएंगे तो ऑफिस में सभी लोग पीठ पीछे यही करेंगे ना। पापा जी को आराम करने दीजिए, लेकिन आप लोग तो टाइम दीजिए। सही कह रही है भाभी आप। हाँ निधि, तुमने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। अब कल से मैं सुबह जल्दी जागकर टाइम से ऑफिस जाऊंगा। और इस तरह एक समझदार बहू ने अपने आलसी ससुराल वालों को लाइन पर लाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।